हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज से जो है आपका इनऑर्गेनिक, आज हम लोग किसके बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका इसमें से कितना चैप्टर है, 4 चैप्टर है, यानी 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक है, फिजिकल और ऑर्गेनिक, ये दोनों हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। इनऑर्गेनिक में आपका वैसा पार्ट है जो कि हम लोगों ने 10th में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 4 चैप्टर जो है आपको किस तरह से कवर करना है। ठीक है, ये 4 चैप्टर जो है ये किस तरह से कवर करना है। ओके, तो ये मैं आपको आज ही करवाने वाला हूँ, ठीक ना। और इसके बाद जो है आप जितनी मेहनत करेंगे वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा आज के बाद जो है आपका मतलब 10th का तो मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट हो गया है। इसमें जो आपका 4 चैप्टर बचता है, इसके लिए मैं आपको कुछ सजेशन देने वाला हूँ, जिसके मतलब हेल्प से आप चाहे तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसी इसी जो है मतलब इसी क्लास के कमेंट, मतलब ये जो क्लास है तो इसके क्लास के नीचे जो है आपको कमेंट सेक्शन दिखेगा। तो कमेंट में जो है आपको लिखना है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो फिर वह उस तरीके से जो है आपको, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और आप जैसा कि जानते हैं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक चीज़ आपका लिया जाता है, और वो क्या है, थोड़ा सा समय। ठीक है, तो थोड़ा सा समय इसलिए लिया जाता है, आप तो मतलब प्रिपरेशन करने में तो आपको पूरा समय लगेगा ही, लेकिन थोड़ा सा समय मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको जो है एक मतलब बोला जाता है शेयर करने के लिए। तो पता नहीं आप लोग करते हो या नहीं करते हो, ये तो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन इतना मतलब अच्छे प्रिपरेशन के बाद जो है अगर मैं आपसे थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ, तो ये आपको जो है मतलब खुशी से जो है देना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए। ओके, फिर भी ये आप पे निर्भर करता है। ओके, और ठीक है, ये सारा का सारा प्लेलिस्ट जो है, जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, ये यूट्यूब पे ही अवेलेबल रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये आज जो है आपका पूरा स्ट्रैटेजी ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे भी दिक्कत आएगा तो वो जो है बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है, चलिए तो इसको जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए आज जो है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ना, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले तत्वों के क्या है, निष्कर्षण एवं प्रक्रम, यानी उसका निष्कर्षण। तो आपको पता है कि आप लोगों ने 10th में काफ़ी ज़्यादा निष्कर्षण पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि हो गया लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, मरकरी। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम, ये सारा चीज़ जो है मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 10th में। तो निष्कर्षण वाला पार्ट जो है आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, धातु और अधातु, नोट कर लीजिएगा कहाँ पे मिलने वाला है ये आपको धातु और अधातु करके एक चैप्टर है 10th में, तो ये उसी में मिलने वाला है, मेटल एंड नॉन मेटल के नाम से, यानी धातु और अधातु। उसमें जो है ये पार्ट कवर कर लीजिएगा। ठीक ना, इसमें क्या क्या कवर करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको अयस्क याद रखना है। तो देखिए अयस्क याद रखने के लिए यहाँ पे ये देखिए, अयस्क याद रखने के लिए मैंने आपको, हाँ ये देखिए, आप जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसमें सबका अयस्क लिखा हुआ है, जैसे एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइट है, और आपका क्रायोलाइट है। सभी का जो है क्या है, फॉर्मूला भी दिया गया हुआ है। उसके बाद जो है फिर आयरन का क्या है, आयरन का हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। ठीक है, सीडेराइट है, ये सारा किसका है, आयरन का है, आयरन पायराइट है। कॉपर का क्या है, कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट को क्या बोलते हैं, CuFeSt। और आयरन पायराइट क्या होता है, सिर्फ FeSt। ठीक, उसके बाद जो है आपका मेलाकाइट है, तो मेलाकाइट का क्या होता है, CuCO3। ठीक,
या फिर नहीं, और उसी में होता है आपका CuOH का होल 2। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्यूपराइट है, तो क्यूपराइट का Cu2O, और उसके बाद कॉपर ग्लैंस का होता है Cu2S। उसके बाद जिंक का जिंक ब्लेड होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, ZnS। उसके बाद जो है कैलामाइन होता है, कैलामाइन का ZnCO3 होता है। उसके बाद जो है आपका जिंकाइट होता है, जिंकाइट का ZnO लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि किन्हीं दो निष्कर्षण, ऐसे पूछा जाता है कि जैसे मान के चलो आयरन का पूछा, तो ये पूछेगा कि आयरन का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है और इसके दो मुख्य अयस्क के नाम लिखें। तो आयरन का निष्कर्षण जो होता है आपको पता है हेमाटाइट से होता है या मैग्नेटाइट से होता है, ज़्यादातर जो है हेमाटाइट से होता है। ठीक है, तो पहले उसका निष्कर्षण लिखेंगे और उसके बाद जो है उसका फिगर बनाइएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, फिगर बनाने के बाद जो है उसके बाद आपको मतलब अयस्क का नाम भी लिख देना है। ठीक ना, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि लिखिएगा आयरन के मुख्य अयस्क, उसके बाद नाम लिख दीजिएगा दोनों का, तीनों का, जितना अयस्क आपको याद हो। ठीक है, या कम से कम 2 तो याद होना ही चाहिए, तो उतना अयस्क का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा आयरन का निष्कर्षण मुख्यतः हेमाटाइट से होता है। हेमाटाइट, उसके बाद इसकी क्रिया विधि जो है कैसे कैसे किया जाता है, जैसे कि आयरन का निष्कर्षण करने के लिए पहले क्या किया जाता है, उसको भर्जन कराया जाता है या निस्तापन। ठीक ना, भर्जन और निस्तापन। हाँ, भर्जन और निस्तापन से मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपसे क्वेश्चन, और सबसे पहले आपसे एक चीज़ और पूछा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। और आप जो है क्वेश्चन बैंक में या कहीं पे भी जहाँ से हो उसका आंसर जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, भर्जन और निस्तापन ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने जो है उस वाले वहाँ पे भी क्लियर किया हुआ है भर्जन निस्तापन 10th वाला में। अगर आपको वहाँ नहीं मिले तो आप क्या करो, एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो, उसके अंदर जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, आप देख लेना एक बार। पूरा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है इससे, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट से एकदम रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और जो पीरियोडिक टेबल वाला सवाल P ब्लॉक और आपका D ब्लॉक से पूछा जाएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भर्जन और निस्तापन में अंतर देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है खनिज और अयस्क में अंतर देख लीजिएगा, ये मैंने बताया हुआ है 10th में। खनिज और अयस्क 10th में बताया हुआ है, कहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर में। ठीक है, ये दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या क्या देखना है आपको, खनिज अयस्क के बाद भर्जन निस्तापन मैंने बता ही दिया। इसके बाद शोधन, शोधन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शोधन किसको बोलते हैं, शोधन किसे कहते हैं, तो ये मैंने जो है नहीं बताया, ये आपको यहीं पे ढूंढना है। ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, वैसे ये बहुत बार नहीं, इसको छोड़ ही दीजिएगा। अगर आपको मिल जाता है इसका आंसर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, निष्कर्षण आपको किसका किसका देखना है, तो निष्कर्षण ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ इसमें। एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक, कॉपर, जिंक और आपका आयरन, ये चारों का निष्कर्षण, चारों में से कोई एक पूछता है, एक नहीं 2 आपसे पूछेगा, और 2 में से किन्हीं एक का जवाब देना है। ठीक है, तो ध्यान से जो है याद कर लीजिएगा, ये 4 निष्कर्षण आपको याद करना ही करना है। ठीक है, आपको 10th वाला में फिगर देखने को नहीं मिलेगा, तो फिगर आपको यहाँ से बना लीजिएगा। चलिए मैं आपको फिगर एक बार बता देता हूँ, ठीक है, कि किसमें कौन सा फिगर बनाना है। ये देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। ये देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये आपको कहाँ पे बनाना है,
तो ये आपको लोहा का निष्कर्षण यानी कि आयरन का निष्कर्षण जब करेंगे तो ये फिगर बनेगा उसमें, ठीक है, ये फिगर बनेगा, ठीक। और उसके बाद जो है आयरन का बाद जब आप एल्युमिनियम का निष्कर्षण करेंगे तो ये फिगर बनेगा। ध्यान दीजिए फिगर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक ना। अगर आप निष्कर्षण जैसे कि लिखेंगे तो वो अगर आधा भी लिखते हैं और फिगर बनाते हैं तो फिगर में आपको जो है 2 नंबर आराम से मिलेगा, ठीक है, 2-3 नंबर। तो इसलिए फिगर जो है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ज़्यादा जो है यही दोनों पूछा जाता है आपको, कॉपर और कॉपर बोलते हैं, ये आपका आयरन और आपका एल्युमिनियम, ठीक है। कॉपर में भी आप ये फिगर बनाएंगे, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये जो आयरन वाला फिगर है, कहाँ गया, ये वाला फिगर जो है मैंने बताया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फिगर जो है ना, एक बार इसका फिगर जो है आप कॉपर वाला में भी बनाइएगा, ठीक है। ऐसे 10th वाला में मैंने निष्कर्षण के बारे में पूरा बता दिया है, इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पूछा जाता इस चैप्टर में, ठीक है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ये देखिए, हाँ एक चीज़ और पूछा जाता है, गैंग, गैंग किसको बोलते हैं। तो गैंग के बारे में भी मैंने आपको 10th में बताया हुआ है, 10th वाला धातु और अधातु वाला देख लीजिएगा, उसमें जो है मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक ना। गैंग किसको बोलते हैं, तो गैंग जो धातु का अशुद्धि होता है ना, उसी को गैंग बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया, याद रखिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक। इसके बाद देखिए, अब आप लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखिए उसमें क्या क्या पढ़ना है। ये देखिए 6 के बाद आपका चैप्टर नंबर 7 आता है, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ये पी ब्लॉक का। इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत कम चीज़ पढ़ना है। और वो कम चीज़ क्या है, तो देखिए इसमें आपको 10th में मैंने एक आवर्त सारणी का चैप्टर बताया हुआ है, ठीक ना। तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट में मैंने आपको पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सारा कवर करवा दिया है, ठीक ना। तो पी ब्लॉक में क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लीजिए, नोट कीजिएगा मेरे साथ, ठीक ना, कि क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको 15वां, ठीक ना, 15, 16, 17 और 18वां, ठीक है, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां वर्ग, ठीक ना, वर्ग के तत्व के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। यानी उसमें जो तत्व पाए जाते हैं ना, ये 4 वर्ग में जो तत्व पाए जाएंगे, तो उसमें जो एलिमेंट होंगे ना, यानी तत्व जो होंगे उसके बारे में पूछा जाता है। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, किधर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा परमाणु त्रिज्या, किधर घटेंगे तो घटेगा परमाणु त्रिज्या, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं 10th वाला में, तो दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मुझे ठीक नहीं लगा, तो इस वजह से जो है मैं इसको ईजिली खींच रहा हूँ, क्योंकि उसका क्लास जो है मैंने ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है। तो आप जो है एक बार वहाँ जाके देख लीजिए, पूरा फिगर के साथ जो है बनाया हुआ है, ठीक। इसमें इसी को पढ़ना है। इसके बाद एक चीज़ और है आपका डाई ऑक्सीजन और ट्राई ऑक्सीजन के बारे में। जैसे O2, O2 क्या हुआ, जो हम लोग सांस लेते हैं, जबकि O3 क्या हुआ, O3, तो O3 होता है आपका ओजोन। ये क्या होता है, ओजोन, ओजोन परत है ये। तो उसी में अंतर पूछता है कि क्या अंतर है, तो सिंपल सा बात है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस। और ये जो होता है एक परत होता है, O3 जो होता है क्या होता है, एक परत के रूप में होता है। इसमें अंतर पूछता है, तो इसलिए मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है कि ये जो है ऑक्सीजन जो है ये पृथ्वी पे अवेलेबल रहता है, और O3 जो है ये पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल में उपलब्ध रहता है। पृथ्वी के ऊपर कहाँ पे, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल में उपलब्ध रहता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद
ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का काम क्या है, पराबैंगनी किरण से ये थोड़े ना रक्षा कर सकता है। तो लिखिएगा ऑक्सीजन पराबैंगनी किरण से रक्षा नहीं करता है, जबकि O3 का काम क्या है, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करना है, और ये पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। तो ये पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक, उसके बाद पूछता है आपको, ये देखिए जो चीज़ पूछता है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पूछता है आपको क्लोरीन और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या अंतर है। तो सिंपल सा बात है, क्लोरीन जो होते हैं वो गैसीय फॉर्म में होते हैं, और HCl गैस जो होते हैं मतलब ये ज़्यादातर आपको अम्लीय फॉर्म में मिलते हैं। सिंपल सा बात है। उसके बाद और भी जो है इसके बारे में डिटेल आप लोग को देख लेना है, ठीक ना। हाँ, इसके बाद जो है आपको अक्रिय गैस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अब अक्रिय गैस क्या होता है, अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस क्या होता है, अक्रिय गैस होता है आपका नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, क्रिप्टन और आपका जीनॉन, ठीक ना, ये होता है। और रेडॉन, ये होता है आपका अक्रिय गैस, जिसमें क्या बोलते हैं, एक हीलियम मैंने छोड़ दिया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपका क्या होता है, अक्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस होता है, यानी ये जो है एक दूसरे से क्रिया नहीं करता है, एक दूसरे के क्या, ये जो है किसी भी यौगिक के साथ क्रिया नहीं करता। हालांकि रेडॉन जो है थोड़ा थोड़ा क्रिया करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को बाद में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं जानना है अभी उतना। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा इसका यूज, तो आपको पता है कि हीलियम का यूज जो है कहाँ होता है, गोताखोर ले जाते हैं समुद्र में हीलियम को ऑक्सीजन के साथ भर के, क्योंकि ये जो है क्या होता है, हल्का गैस होता है, ठीक है, इसीलिए, और ये रिएक्ट भी नहीं करता है, ठीक। तो इन सब चीज़ अक्रिय गैस के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। तो इसकी खोज किस तरह से हुई, क्या हुई, नहीं हुई, तो मैंने आपको ये कहाँ पे बताया हुआ है, ये आपको मैंने आवर्त सारणी में वहाँ पे क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाता है आपका डी ब्लॉक, पी ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 का था ये। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है, तो ये है आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व। चैप्टर नंबर 8 में क्या है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। डी ब्लॉक में आपको क्या समझना है कि ये देखो, डी ब्लॉक जो होते हैं, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, यानी इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु, ठीक है। और एफ ब्लॉक जो होते हैं ये होते हैं आंतरिक, ये क्या होते हैं, आंतरिक संक्रमण धातु। तो इसी के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में भी मैंने आपको कहाँ पे बताया हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको मैंने बताया हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्व कितने होते हैं टोटल में, मतलब टोटल डी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं। उसके बाद जो है आपका एफ ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, कितने सीरीज होते हैं। तो एफ ब्लॉक में मुख्यतः आपको क्या पढ़ना है, लेंथेनाइड, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड समूह आपको पढ़ना है, और आपको ऑक्टेनॉइड, और आपको ऑक्टेनॉइड ये पढ़ना है। इसके बारे में भी मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक। तो एक बार जो है इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक ना। इससे ज़्यादा जो है इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आपका एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं कंप्लीट करवा सकता हूँ, क्योंकि इसको जो है ना बनाने में मतलब काफ़ी समय लगता है। फिर भी अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा, अगर आप लोगों ने मतलब ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, तो मैं आई विल ट्राई कि मैं जो है कोशिश करूँगा कि आपको जो है ये भी प्रोवाइड किया करवा दिया जाए, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे नहीं बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में
मैंने वहाँ पे आवर्त सारणी में नहीं बताया, क्योंकि 10th में सिलेबस ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, वहाँ पे हल्का सा है। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा डीपली पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक है। तो ये जो है आपको, ये आप लोग के डिमांड पे निर्भर करता है कि आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए। तो वैसा जो है आप बताइएगा, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक चैप्टर और बच गया आपका, सह संयोजन बंधन। कहाँ गया बंधन, ये रहा, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, ये सह संयोजन बंधन है। इसमें जो है ना, दो कोई भी यौगिक दिया हुआ रहेगा, मान के चलो कोई सा भी दो यौगिक दिया हुआ रहेगा, NH3 और आपका PH3। बोलेगा क्या कारण है कि NH3 जो है ध्रुवीय यौगिक है और PH3 अध्रुवीय यौगिक। तो उसका सिंपल सा एक ही मतलब एक ही आंसर है, क्योंकि उसमें सह संयोजन बंधन पाया जाता है। बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर या तो फिर आपको HCl से दे देगा और H2O में दे देगा कि क्या कारण है कि ये जो है मतलब, ठीक है, इसमें जो है कार्बन घुलनशील होता है जबकि इसमें नहीं होता है। तो ये इसमें इसका भी यही आंसर है, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सह संयोजन बंधन पाए जाते हैं। सभी का एक ही एग्जाम्पल इसी तरह का पूछा जाता है। आप एक बार जो है ना क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना, ठीक है, आपको सारा सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो इसी तरह से जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और इसके साथ ही जो है आपका इनऑर्गेनिक वाला पार्ट कंप्लीट होता है। और ये आपके डिमांड पे निर्भर करता है कि आपको कहाँ दिक्कत होता है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा, हम लोग उसको जो है लाने का पूरा कोशिश करेंगे। अदरवाइज मैंने आपको सिलेबस जो बोला था वो कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। चलिए, ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव पार्ट की। ऑब्जेक्टिव का पार्ट की जो है हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं आपको दोनों क्लास के लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग जो है एक सेपरेट मतलब वीडियो बना देंगे और आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा आराम से कि बाकी का तैयारी जो है किस तरह से करना है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास, मतलब वही जो मैंने आपको बोला सेपरेट वीडियो, तो उसमें मिलते हैं आपको। ओके, तब तक के लिए जो है बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। ओके, उसमें उसको जो है ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैं आपको ये बताने वाला हूँ फाइनली कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं और फाइनली ऑब्जेक्टिव आपको वहीं से आते हैं, ठीक है। तो एक बार जो है देख लीजिएगा उसको और उसके बाद जो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ओके, चलिए, तो आपको एग्जामिनेशन के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और आराम से जो है एग्ज़ाम देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, चलिए, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन।